गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में अध्याय 6 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत खंड का प्रारंभिक तैयारी, खंड खा स्वराज के लिए संघर्ष और खंड ग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी जी, इन तीनों को हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे खंड घ पूर्ण स्वराज की ओर। इसे हम अभी पढ़ेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भारतीय जनता बहुत संतप्त थी। इंग्लैंड की संसद के उच्च सदन ने तो जनरल डायल के कार्यों का समर्थन भी किया था। इन घटनाओं से अंग्रेजों की न्याय की परायणता से उदारवादी नेताओं का भी विश्वास जाता रहा। इन्हीं दिनों भारत के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। तो ये खिलाफत आंदोलन क्या था जिसे मुसलमानों के द्वारा शुरू किया गया था और ये किस लिए किया गया था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और जनरल डायर का समर्थन जो है इंग्लैंड की संसद ने भी किया था, उसी के विरोध में ये खिलाफत आंदोलन मुसलमानों के द्वारा किया गया था। तो तुर्किस्तान के सुल्तान विश्व के सभी मुसलमानों के धर्मगुरु थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने तुर्की की नई सरकार पर समझौते के अंतर्गत कठोर शर्तें लाद दी। इसके अनुसार खलीफा यानी कि धर्मगुरु, इसका पद समाप्त कर दिया गया और इसे पुनः स्थापित करने के लिए भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन किया। यही खिलाफत आंदोलन कहलाता है। जो तुर्किस्तान के सुल्तान थे वो विश्व के सभी मुसलमानों के धर्मगुरु थे और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजी क्या किए थे? तुर्कों पर नई सरकार के समझौते के अंतर्गत कुछ शर्तें लादे थे जो बहुत कठोर थीं और उसके अनुसार धर्मगुरु का पद समाप्त कर दिया गया था और मुसलमानों ने इस धर्मगुरु के पद को पुनः स्थापित करने के लिए आंदोलन किया और यही आंदोलन जो है खिलाफत आंदोलन कहलाया। गांधी जी का विश्वास था कि खिलाफत आंदोलन के प्रश्न पर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया जाए तो हिंदू मुसलमान एकता को तो सुदृढ़ होगी ही, वहीं राष्ट्रीय आंदोलन सशक्त बनेगा। अतः गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। तो यहाँ पर गांधी जी के द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। असहयोग आंदोलन को देश भर में समर्थन मिला। विद्यार्थी भी अब बड़ी संख्या में शामिल हुए। राष्ट्रीय शिक्षा देने वाले विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना हुई। राष्ट्रवादियों ने दिल्ली में जामिया मिलिया तथा वाराणसी में काशी विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। वकीलों ने अदालत का बहिष्कार कर दिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और उनकी होली जलाई गई। छत्तीसगढ़ में किसान एवं मजदूरों ने अत्यधिक उत्साह और तत्परता पूर्वक भाग लिया। जनता ने कांग्रेस के कार्यक्रमों को प्रबल समर्थन दिया। स्वदेशी का प्रभाव गांव-गांव में पहुंच गया। अंग्रेजों के अत्याचार, गोलीबारी और गिरफ्तारियां आंदोलन के लहर को नहीं रोक सकी। अंग्रेजों ने आंदोलन को बर्बरतापूर्वक कुचलने का प्रयास किया। केरल प्रांत के कुछ भागों में मोपला किसानों ने आंदोलन किया। मोपला कैदियों को रेल के वैगनों में ठूस कर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया गया। दम घुटने से 67 मोपला किसानों की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने 45,000 मोपला किसानों को बंदी बनाया। गांधी जी ने गुजरात के बारदोली स्थान पर यह आंदोलन शुरू कर दिया। जनता अब खुलेआम घोषणा करती थी कि वह कर नहीं पटाएगी। गांधी जी ने सदैव इस बात पर जोर दिया कि समूचा आंदोलन शांतिपूर्ण एवं अहिंसक होना चाहिए। जो केरल प्रांत का जो मोपला नामक स्थान था, वहाँ पर जो किसान थे उन्हीं को यहाँ पर मोपला किसान कहा जा रहा है। तो मोपला किसानों को क्या किया गया था? रेल का जो डिब्बा होता है ना, उसमें उनको एक साथ बंद कर दिया गया था, जिसमें से 67 किसानों की मृत्यु हो गई थी और 45,000 किसानों को बंदी बनाया गया था और इसलिए गांधी जी ने गुजरात के बारदोली नामक में आंदोलन किया था। जनता जो है अब कर नहीं पटाएगी, इसको खुलेआम बोलने लगी थी। गांधी जी ने सदैव इस बात पर जोर दिया कि समूचा आंदोलन शांतिपूर्ण एवं अहिंसक होना चाहिए।
5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में लोगों ने शांतिपूर्ण जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों की पुलिस से बहस हो गई। उसके बाद क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगा दी। कई सिपाही जलकर मर गए। अंग्रेजी शासन ने 22 सिपाहियों की हत्या के जुर्म में 19 किसानों को फांसी पर चढ़ाया और 150 किसानों को काला पानी का दंड दिया। इस घटना से गांधी जी अत्यंत दुखी हुए और 12 फरवरी 1922 को उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्योंकि गांधी जी क्या कर रहे थे, कोई भी आंदोलन कर रहे थे उसको शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से कर रहे थे। उन्होंने पहले से ही कह दिया था। तो जब उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर जुलूस निकाला गया था और भीड़ क्रोध में आकर के चौकी में आग लगा देती हैं, तो पुलिस चौकी में उस समय कई सिपाही थे और चौकी में आग लगने के कारण से कई सिपाही मर जाते हैं, जिसके कारण से किसानों को फांसी की सज़ा भी हुई और काला पानी का दंड भी दिया गया। तो इस प्रकार से गांधी जी जो हैं इस आंदोलन को रद्द करते हैं, उसको वापस ले लेते हैं और बहुत दुखी होते हैं। असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने के कारण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास के मन में सरकार के कार्यों में बाधा डालने के लिए चुनाव लड़कर विधानमंडलों में प्रविष्ट होने का विचार आया। कांग्रेस में ही कुछ सदस्यों ने स्वराज दल के नाम से एक स्वतंत्र गुट बनाया। 1923 में विधानमंडल के चुनाव में जीतकर केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में पहुँचे। केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिम लीग की सहायता से उन्होंने नागरिक अधिकारों का हनन करने वाली सरकारी योजनाओं का विरोध किया। मध्य प्रांत के विधानमंडल में छत्तीसगढ़ के स्वराज दल के चुने हुए प्रतिनिधियों ने 1919 के अधिनियम की कमियों को उजागर किया। अब ये 1919 का अधिनियम क्या है, पहले इसे जान लेते हैं। 1919 का अधिनियम के अनुसार रोलेक्ट एक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसको काला कानून भी कहते हैं और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना था। 1919 का अधिनियम क्या है कि इसको रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है, इसको काला कानून भी कहा जाता है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना था। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत से नौजवान क्रांतिकारी तरीके से संघर्ष करना चाहते थे। असहयोग आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति का रास्ता छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। असहयोग आंदोलन अचानक वापस ले लेने के कारण उन्हें निराशा हुई। उन्होंने अपना क्रांतिकारी आंदोलन पुनः प्रारंभ किया। पुराने सक्रिय क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा योगेश चंद्र चटर्जी इनके नेता थे। इन क्रांतिकारियों ने लखनऊ के निकट काकोरी में एक रेलगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूटा। सरदार भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने लाहौर में पुलिस सार्जेंट सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी। सैंडर्स ने एक प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद भगत सिंह और सुखदेव ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका। उनके बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मारना या घायल करना नहीं था, बल्कि अपनी बात आम जनता तक पहुंचाना था। इसलिए बम फेंकने के बाद भी वे वहां से नहीं भागे, बल्कि वहीं खड़े रहे। इस बम कांड में गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए। आज़ाद के शहीद होने के पश्चात पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रांतिकारी आंदोलन लगभग समाप्त हो गया था। आप यहाँ पर देख रहे हैं अपने बुक में और स्क्रीन पर भी देख रहे हैं राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव। इसी बीच राष्ट्रीय आंदोलन में नौजवान नेताओं पर समाजवादी विचारों एवं रूसी क्रांति का गहरा प्रभाव पड़ा। समानता पर आधारित समाज की स्थापना में राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बनाया। इनमें प्रमुख नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने राजाओं द्वारा शासित राज्यों में शुरू हुए जनता के संघर्ष को आज़ादी के राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बनाने में सहायता की। सुभाष चंद्र बोस कुशाग्र बुद्धि वाले ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी से परित्याग देकर देश के विद्यार्थियों और नौजवानों को आज़ादी के संघर्ष में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संपूर्ण भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू
चाचा नेहरू और सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से लोकप्रिय हैं। इनका उपनाम है। हमारे देश में इसी प्रकार अन्य कई और राष्ट्रीय नेता हैं जिनको जो अन्य उपनाम से लोकप्रिय हैं। सन 1929 में दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विशाल जन समुदाय की उपस्थिति में राष्ट्रध्वज फहराया और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति तक निरंतर संघर्ष करते रहने की शपथ ली। तो 1929 में जो है दिसंबर महीने का जो अंतिम सप्ताह था, उस समय एक राष्ट्रध्वज फहराया गया और तब तक संघर्ष करने की प्रतिज्ञा ली गई जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल जाती। इसी को ही प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके फलस्वरूप देश भर में सर्वत्र उत्साह का वातावरण बन गया। इस अधिवेशन में गांधी जी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे अंग्रेज शासन के खिलाफ एक और आंदोलन शुरू करें। गांधी जी ने वायसराय से नमक पर लगे कर तथा नमक बनाने के सरकार के एकाधिकार को समाप्त करने की मांग की। नमक जैसे आवश्यक वस्तु पर कर लगाया जाना अन्यायपूर्ण था। नमक सत्याग्रह प्रतीकात्मक था। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के सभी अत्याचारों एवं अन्यायपूर्ण कानूनों की अवहेलना करना। गांधी जी ने 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे दांडी नामक स्थान की ओर प्रस्थान किया। 385 किलोमीटर की इस पदयात्रा में असंख्य कार्यकर्ता आ मिले। 6 अप्रैल सन 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी जो है समुद्र तट में नमक बनाकर उन्होंने कानून भंग किया। इसके साथ ही देश भर में कानूनों की अवज्ञा का आंदोलन आरंभ हो गया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदा-ए खिदमतगार नामक संगठन बनाया और पेशावर में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर नगर पालिका की बैठक में शासकीय भवनों एवं राष्ट्रीय तिरंगा फहराने का प्रस्ताव पारित हुआ। वहीं संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कर न दो और पट्टा मत लो का आंदोलन शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह कार्यक्रम का सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान है। यह आंदोलन सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला प्रभावशाली आंदोलन रहा है। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें शहरी लोगों की अपेक्षा ग्रामीणों और आदिवासियों ने विशेष साहस का प्रदर्शन किया था। ब्रिटिश शासन ने जंगल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि वनवासियों का जंगल पर पुश्तैनी अधिकार था। दुर्ग जिले का मोहबना जंगल सत्याग्रह शांतिपूर्ण एवं सफल रहा। पौंडी गांव के जंगल सत्याग्रह ने जन समुदाय को भी प्रभावित किया। रुद्री नवागांव धमतरी जिला का जंगल सत्याग्रह इतना उग्र था कि संपूर्ण धमतरी तहसील उसके प्रभाव में आ गया। महासमुंद जिले के तमोरा गांव के एक महिला दयावती के नेतृत्व में धारा 144 तोड़कर जंगल कानून भंग किया गया। धारा 144 का मतलब होता है सामाजिक शांति एवं सुशासन बनाने के लिए यह धारा लागू किया जाता है और 144 लगने पर सभा सम्मेलन या समूह में एकत्रित होने का पर प्रतिबंध रहता है। पुलिस की अनुमति के बिना अति आवश्यक परिस्थिति में भी घर से बाहर नहीं निकला जा सकता है। और उसके बाद पकरिया जंगल सत्याग्रह में 2000 ग्रामीणों ने अपने 4000 पशुओं के साथ जंगल कानून तोड़ा। इस मध्य 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1930 ईस्वी तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाने की योजना बनाई गई, जिसका स्वरूप था झंडा दिवस, बहिष्कार दिवस, राजबंदी दिवस। 8 जनवरी 1932 को पंडित रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में द्वितीय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम तय हुआ। इसमें विदेशी वस्तु बहिष्कार मुख्य कार्यक्रम था, जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रभावशाली ढंग से संचालित हुआ। इस अंचल में जगह जगह सत्याग्रह आश्रम स्थापित किए गए। इसके बाद सन 1937 ईस्वी में देश भर में विधानमंडलों के लिए चुनाव हुए। इस चुनाव के बाद अधिकांश प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेसी सरकार ने जनता की भलाई के लिए कई काम किए, किंतु 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के भाग लेने का निर्णय अंग्रेज शासकों द्वारा लिए जाने के कारण इन सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने नेताओं के एक बार फिर गांधी जी से देशव्यापी आंदोलन छेड़ने के लिए अनुरोध किया। इस मध्य संपूर्ण भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां निरंतर होती रहीं। राष्ट्रीय नेता भूमिगत होकर कार्य संचालित करने लगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से युवकों का संगठन स्थापित किया और कालांतर में त्वरित कार्यवाही हेतु आज़ाद हिंद फौज का गठन किया।
सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों को संघर्ष में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। छत्तीसगढ़ में भी युवकों ने असेंबली में बम कांड जैसा साहसिक कार्य का संकल्प लिया था। उन्होंने रायपुर नगर में अपने साथियों के साथ मिलकर बम से रिवाल्वर बनाना सीख लिया था। इसमें परसराम सोनी, सुधीर मुखर्जी, बंगल मिस्त्री, सुरबंधु आदि अनेक लोग शामिल थे, किंतु इन क्रांतिकारियों को उनके ही अपने मित्र की मुखबिरी के कारण पकड़ लिया गया। इतिहास में यह जो षड्यंत्र है, रायपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, जिसमें 15 अभियुक्त 71 गवाह थे। रायपुर षड्यंत्र के क्रांतिकारियों को कठोर सजा दी गई। मुंबई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 में 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने हर संभव कठोरता एवं बर्बरता से आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। अंततः गांधी जी ने पूरे देश में आह्वान किया, करो या मरो। सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा फहराया गया। सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियां दी। वास्तव में यह सबसे व्यापक स्तर पर अहिंसात्मक जन आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति थी, जिसका लक्ष्य स्पष्ट था। यह दिखाई दे रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को अब अंग्रेज सरकार का कोई भय नहीं था। जेल से रिहा होने वाले नेताओं की अगवानी के लिए भारी भीड़ जमा होने लगी। युद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार ने कुछ मामूली से संवैधानिक सुधारों की सिफारिश की थी, किंतु भारतीय नेताओं ने अस्वीकार कर दिया। वायसराय ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से चर्चा की। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि कार्यकारी परिषद में मुस्लिम प्रतिनिधि की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार मुस्लिम लीग को मिले। यह कांग्रेस को मान्य नहीं था। मार्च 1946 में अंग्रेज सरकार ने स्वतंत्रता की मांग स्वीकार कर ली। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता वार्ता आवश्यक माना गया। इधर फरवरी 1946 के प्रांतीय परिषदों के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत से सफलता मिली थी, इसलिए 1946 के अंतरिम सरकार के गठन की स्वीकृति मिली, जिसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में था। इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही प्रभावित हुए। पुनः वार्ता की गई। निर्णय हुआ कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत से बाहर चले जाएंगे। इस संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत नए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया। इंग्लैंड की संसद में एक कानून पारित किया गया, जिसे 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहते हैं। ये 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था, इसको स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से भी स्वतंत्रता अधिनियम भी कहा जाता है, 1947 का अधिनियम भी कहा जाता है। और इस अधिनियम के पारित होने से भारत अंग्रेजों के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो गए। इस अधिनियम से भारत और पाकिस्तान नामक दो देश जो हैं बढ़ गए। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयास किया गया। अंततः देश में हो रहे दंगे और अंतरिम सरकार में मतभेद और तनावों के कारण देश का विभाजन अनिवार्य हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने के लिए विभाजन परिषद एवं सीमा आयोग ने अपना कार्य शुरू कर दिया। 1947 के सभी राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान को अलग राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लिया। दोनों देशों की सीमाएं निर्धारित की गई। ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देशों में बांट दिए गए। इसलिए भारत 15 अगस्त और पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो इस प्रकार से ये पाठ जो है यहाँ पर समाप्त होता है। और इस पाठ के अंतर्गत हमें आज बहुत सी जानकारी मिली, जैसे कि आप अभी 1947 का अधिनियम क्या है इसे जाने, 1919 का अधिनियम, धारा 144, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि चौरी चौरा कांड क्या था, प्रतिज्ञा दिवस क्या था, रायपुर षड्यंत्र केस क्या था, जंगल सत्याग्रह कैसे हुआ था, खिलाफत आंदोलन क्या था, है ना। और हमारे देश के बहुत सारे नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार से भाग लिया, जिसके द्वारा हमारे देश को आज़ादी मिली। तो ये पाठ जो है यहाँ पर समाप्त होता है।